चलो, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट? यस। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की शुरुआत की थी हमने, इज इट राइट? तो एक बार देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है शॉर्ट में। ऑलरेडी वी हैव रिवाइज्ड इट वंस, राइट? सो फर्स्ट वी सॉ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? Then for the purpose of accounting we are dividing, or I can say AS 13 is dividing investments into two parts, two categories: current investments, long term investments. The meaning of current investment is very simple. Two conditions you have to satisfy. Number one, it is readily realizable in cash and is intended to be held for less than 12 months. Then you will be calling it as a current investment. In other case it is a long term investment. Now आपको समझ में आना चाहिए कि AS 13 ने दो कैटेगरीज क्यों बनाई है, क्योंकि दोनों कैटेगरीज का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अलग अलग रूल है। बाकी सब सेम है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का जो रूल है वो थोड़ा अलग अलग है। इनिशियल रिकॉग्निशन यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना बुक्स में जब हम खरीदते हैं तब, इज इट राइट? तब ये करंट इन्वेस्टमेंट हम कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? एट कॉस्ट। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम एट कॉस्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। AS 13 के अनुसार कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है वो भी हमने कल के लेक्चर में विथ एग्जांपल डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैश में हम एक्वायर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो दे के हम इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई एक आध एसेट जो है वो दे के हम इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर कर सकते हैं, राइट? तीनों के केस में कॉस्ट कैसे निकालना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कैश में एक्वायर करते हो तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू एक्वायर दैट इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सभी खर्चे ऐड करने? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे रजिस्टर करवाने तक जो जो खर्चे होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ही डेबिट करने हैं। तो 1 लाख रुपए का आपने शेयर्स खरीदा और 20,000 का ब्रोकरेज भरा, तो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 1,20,000 रुपए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। देन जस्ट अ सेकेंड। देन अगर इन्वेस्टमेंट्स हम हमारे पास की कोई सिक्योरिटी दे के एक्वायर करते हैं, तो इन दैट केस मीन्स यू आर एक्वायरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स बाय गिविंग अदर पार्टी योर सिक्योरिटी। आर यू गेटिंग इट? मतलब आप शेयर्स इशू कर रहे हो अपने खुद के कंपनी के, या फिर आपके खुद के कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हो, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिवन अप विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? एंड तीसरा जो केस है, हम हमारे पास जो एसेट है उसमें से कोई एसेट देके इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आ सकता है दोस्तों, इज इट राइट और नॉट? हम गोल्ड एक्वायर कर सकते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो बाय गिविंग देम एनी अदर एसेट, इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। इज इट राइट? एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा, चाहे फिर करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, हमेशा कौन से वैल्यू से एक्वायर रिकॉर्ड करना है? एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है? फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोचते हो आराम से बैठ के, तो एक बार हम इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद उसको हम हमारे पास रख सकते हैं, नहीं तो बेच सकते हैं बीच में अगर फायदा वगैरह हो रहा है, या फिर पैसे की जरूरत है तो लॉस में भी बेच सकते हैं। तो बेचने के बाद इन्वेस्टमेंट पे फायदा होगा, नहीं तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कौन सी दो वैल्यूज कंपेयर करके? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट यानी आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए पे दिख रहा है वर्सेस आपने उसको कितने में बेच डाला है, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन दो वैल्यूज को कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। इतना ज्ञान आपको है कि प्रॉफिट है या लॉस समझना। अभी मान लो बुक्स में इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए पे दिख रहे हैं और आपने उसको 40,000 में बेचा, तो आप इजीली असर्टन कर सकते हो कि हाँ प्रॉफिट हो गया है। वही मान लो 25,000 बुक वैल्यू की इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 में बेच दी, तो आपको पता चल जाता है कि ये लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे? P&L अकाउंट को। वो पैराग्राफ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है AS 13 से, बट AS 13 ही बताता है
प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. इज इट राइट माय फ्रेंड्स? फाइन. आपने बेचा तो बात ही खत्म, आपके बुक्स में इन्वेस्टमेंट रहेंगे ही नहीं. आर यू ऑल गेटिंग इट? या फिर ऐसा हो सकता है आपने 10,000 शेयर्स खरीदे थे, उसमें से 5,000 बेच दिए और बचे हुए 5,000 अभी भी अपने पास है. बैलेंस शीट डेट पे, आई रिपीट, बैलेंस शीट डेट पे अगर इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है तो कंपलसरी एज पर AS 13 आपको क्या करना है, उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है. यानी इनिशियली हमने कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करके ही रखा है, वापस से हमें उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है. यानी आज आपको पता चल रहा है, आज इन द सेंस ये AS 13 जब से हमने पढ़ना शुरू किया तब से हमें पता चल रहा है कि बैलेंस शीट डेट पे वापस से रिकॉर्डिंग होता है इन्वेस्टमेंट का. यानी एक बार पहली बार रिकॉर्ड करने के बाद बात खत्म नहीं हुई, उसको हर साल आपको क्या करना है, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है, चाहे फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के रूल फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट. व्हाट इज द रूल फॉर करंट इन्वेस्टमेंट? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू. देखना नहीं है जो डिक्लाइन है, मतलब फेयर वैल्यू अगर कम है आपके कॉस्ट के कंपैरिजन में तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट फेयर वैल्यू पे लाके छोड़ना है. अभी 1 लाख में इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पहली एंट्री 1 लाख रुपए से होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस होगा. मान लो फेयर वैल्यू 90,000 हो जाती है तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस 90,000 पे लाना है, तो इन्वेस्टमेंट को 90,000 पे लाना है तो 10,000 से कम करना पड़ेगा. अब सवाल यह आता है कि सर ये 10,000 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट तो कर दूंगा, आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा. सबके दिमाग में समझ में आया कि क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, कम करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसको बुक वैल्यू पे लाना है. अभी मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख कितने पे रहा है, 1 लाख पे, उसको कम करना है 10,000 रुपए से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड? P&L अकाउंट. AS 13 ने बोला है एनी डिफरेंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. कंसिडर इट एज अ लॉस. एंड ये लॉस कंसिडर करने का रीजन क्या है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, ये लॉस टेम्पररी है, अदर देन टेम्पररी है, डजेंट मैटर. करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ऑलवेज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू. बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू कॉस्ट से कम है तो क्या मैं लॉस रिकॉर्ड कर सकता हूं? इसका आंसर डिपेंडेंट है कि ये जो लॉस अभी दिख रहा है ये टेम्पररी है या अदर देन टेम्पररी है. इफ इट इज टेम्पररी, इग्नोर दैट लॉस, कीप योर इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट ओनली. उसको जैसे है अभी वैसे ही दिखाते जाओ. वो जो डिक्लाइन दिख रही है मार्केट वैल्यू में उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज द इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. आप इसको ज्यादा समय के लिए अपने पास रख रहे हो तो ये टेम्पररी लॉसेस का रिकॉर्डिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में सिनारियो कैन बी डिफरेंट. इज इट राइट? हाँ, तो कॉन्जर्वेटिज्म को इतना भी यूज नहीं करना है कि आपके प्रॉफिट्स फॉल्स दिखने शुरू हो जाए. करेक्ट है कि नहीं? बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यानी करंट इन्वेस्टमेंट के केस में दिस वॉज नॉट द केस, बिकॉज आप लोग बेचना चाहते हो. फ्यूचर यानी अगले 12 महीने में सिचुएशन एकदम से बदलेगा नहीं, तो लॉस हो रहा है तो वो आपको प्रोवाइड भी करना है. करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ऑलवेज प्रोवाइड इट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में इफ इट इज टेम्पररी डोंट प्रोवाइड इट. बट इफ द लॉस इज अदर देन टेम्पररी, हमें इन्वेस्टमेंट्स कौन से वैल्यू पे लाने हैं? फेयर वैल्यू पे लाने हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में यही बातें बोली है. कॉस्ट का मतलब हमने समझ लिया, फेयर वैल्यू का मतलब भी हमने डिस्कस किया था. नाउ इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों में हम लोग हमारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आपकी अभी जो वर्चुअल करेंसी चल रही है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आर यू ऑल गेटिंग इट? बट क्या सभी इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग हमें प्रैक्टिकल चैप्टर में पढ़ना है? आंसर इज नो. ICAI हैज डिवाइडेड your investments into 2 categories: fixed income bearing securities and variable income bearing securities. Fixed income bearing securities are those securities which gives you fixed income after a frequent period, whereas variable income bearing securities do not assure you fixed rate of income. Variable income bearing securities मतलब आपको fixed income यहां पे नहीं मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पक्का नहीं है. आर यू ऑल गेटिंग इट?
तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड अनदर कैटेगरी इज शेयर्स। बात खत्म है। मतलब हमें क्वेश्चंस अगर आएंगे तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो शेयर्स वाले इन्वेस्टमेंट के ही क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल चैप्टर में। एएस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम अलग से सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल चैप्टर। उसका क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। वहां पे गोल्ड सिल्वर के भी क्वेश्चंस है, वहां पे रूल क्या अप्लाई करने हम समझ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, सिंपल है, करंट है, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सेल किया, बात खत्म, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हाँ या ना। लॉन्ग टर्म है, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है पता है। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, रूल तो सेम ही है। हाँ, बस हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर में ये दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट हमें पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? तो हमने कल के लेक्चर में शुरुआत की थी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज के साथ, यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू कर चुके थे। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम लोगों ने व्हाट इज डिबेंचर डिस्कस किया और डिबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इज वन एंड द सेम। कुछ लोग उसको बॉन्ड्स बोलते हैं और कुछ लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। दैट्स इट। सिंपल सा मैकेनिज्म है। इन्वेस्टर्स कुछ यूनिट खरीदेंगे डिबेंचर्स के, कंपनी को पैसे देंगे और बाद में कंपनी उसको वापस करने का प्रॉमिस कर रही है, साथ में कंपनी उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रही है। तो इसमें कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी और लिखी हुई थी कल के लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया है। फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। पहला फीचर क्या था? कंपनीज इशूइंग डिबेंचर्स पेज इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ओनली। तो कल के लेक्चर में हमने व्हाट इज फेस वैल्यू एंड ऑल डिस्कस किया था, राइट? फेस वैल्यू प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटिंग एज वेल एज इन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। अब डिबेंचर्स हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, हम यानी कंपनी वाले लोग डिबेंचर्स पब्लिक को प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। कोई कंपनी डिस्काउंट में डिबेंचर क्यों इशू करेगा? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इमेजिन मैं आपको ये स्कीम बता रहा हूं कि आज आप हमें 90 रुपीज दे दो, हम 5 साल के बाद आपको 100 रुपए वापस देंगे। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 100 रुपए। तो आपको 100 रुपए वापस दे दूंगा, आज आप बस हमें 90 रुपीज दे दो। तो यहां पे कंपनी को 10 रुपए का नुकसान होने वाला है 5 साल के बाद, बराबर है कि नहीं? हाँ। साथ में हम आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना उसके ऊपर हम 10% या फिर 12% का इंटरेस्ट भी देंगे। विल यू इन्वेस्ट इन सच स्कीम? अगर कंपनी अच्छी है तो आप जरूर इन्वेस्ट करोगे। एंड डिबेंचर होल्डर्स को बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है। जब आप फ्यूचर में कंपनी लॉ पढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है। आर यू ऑल गेटिंग इट? क्योंकि सबसे पहले आपको पेमेंट किया जाएगा अगर कंपनी में कुछ झोल हो जाता है। मान लो कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी के एसेट बेच के जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। ऑब्वियसली आफ्टर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, चलो उसमें अभी मुझे नहीं जाना है, दैट यू विल लर्न इन लॉ। बट अगेन डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं वो, उनको भी हमने एज ए सिक्योरिटी कोई एसेट दे रखा होता है। एनीवे, आगे बढ़ता है। तो सवाल ये है, अगर आपने 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर एट डिस्काउंट खरीदा है तो आप 90 रुपीज दोगे कंपनी को। तो इंटरेस्ट 90 पे कैलकुलेट करेंगे या 100 रुपए पे? 100 रुपए पे। अगर 100 रुपए का डिबेंचर आपने 110 में खरीद लिया है तो टेक्निकली हमें लगेगा कि 110 पे ब्याज मिलना चाहिए, बट इट इज नॉट सो। आपको 110 पे ब्याज नहीं मिलेगा, 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हमेशा हमें ध्यान में क्या रखना है? फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट निकालना है, वो खरीदे कितने में भी। मतलब आप लोग इन्वेस्टर होने वाले हो, अभी आप कौन से अकाउंटिंग को कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो। तो आप कंपनी के बिहाफ से अकाउंटिंग करोगे या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करोगे? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करोगे। तो आप डिबेंचर कितने भी खरीदो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करते समय कौन सी वैल्यू पकड़नी है? फेस वैल्यू। सेकेंड फीचर था कंपनीज इशूइंग डिबेंचर्स पेज इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक डेट्स एज डिसाइडेड बाय देम। तो कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किए थे ना, तभी आपको बताया था कि हम लोग आपको इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर डेट्स पे ही देंगे। इंटरेस्ट कौन से पीरियड का देंगे? लास्ट जो पे किया था डेट,
वहां से इंटरेस्ट अभी तक के डेट का, यानी अगर मान लो 2 इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स डिसाइड करती है कंपनी एक अकाउंटिंग ईयर में, मान लो 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ओके, तो पहले इंटरेस्ट कब पे किया जाएगा? 30 सितंबर को। अभी मान लो 1 अप्रैल को कंपनी ने डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए हैं पब्लिक को, तो इंटरेस्ट शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल से। कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये, इसमें आप गड़बड़ कर देते हो, इंटरेस्ट गलत आता है, अकाउंटिंग गलत हो जाता है। क्लियर है क्या? कंपनी ने मान लो 1 अप्रैल छोड़ दो, चलो कंपनी ने मान लो 1 मई 2023 को डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर समझते हो ना? हाँ, उसमें भी प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इफ यू रिमेंबर, ओके, वो सब प्रोसेस फॉलो करके कंपनी ने डिबेंचर इशू कब किए है, अलॉट कब किए है? 1 अप्रैल 2025, सॉरी 1 मई 2025 को। एंड इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स आर ऑलरेडी टोल्ड बाय द कंपनी, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो बताओ पहला इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? 30 सितंबर को। कितने महीनों का मिलेगा? 1 मई 23 से 30 सितंबर 23 तक का, यानी 5 महीने। बराबर बोला मैंने? उसके बाद अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को। कौन से पीरियड का मिलेगा? 1 अक्टूबर, पीरियड बताओ, 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24। मतलब सिंपल सा फंडा है यहां पे, इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। वैसे तो इंटरेस्ट हर रोज एक्रू होता है, बट आपको हर रोज पेमेंट नहीं करेंगे, 6 महीने में एक बार। क्वेश्चन में बताया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। तो आपको समझ में आया? अब अगला सवाल यह है कि ये इंटरेस्ट दिया किसको जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर किसी इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत है तो इन्वेस्टर वो डिबेंचर किसी दूसरे को बेच भी सकता है। इन बिटवीन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स वो इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट्स या फिर डिबेंचर्स किसी दूसरे को बेच भी सकता है। तो उस केस में ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट मिलेगा किसको, नए वाले मालिक को या पुराने वाले मालिक को। कंपनी ने क्लियर कट बता के रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट के दिन जो भी उन डिबेंचर्स का रजिस्टर्ड होल्डर है। अब रजिस्टर्ड होल्डर का अर्थ क्या होता है? कंपनी के पास जो रिकॉर्ड होता है ना, उसमें जिसका नाम है उस डिबेंचर्स के ऊपर, उसको इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। सिंपल सी बात है। अगर मान लो आप में से किसी इन्वेस्टर ने मुझे डिबेंचर्स बेचे हैं, लेकिन ये चीज हमने कंपनी को बताई नहीं, मैंने पैसे दे दिए आपको, आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट मेरे पास आ गए, लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट पे नाम किसका है? आप ही का है, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। बट नाउअडेज दीज ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू डीमैट अकाउंट, सो ये अपने आप ट्रांसफर हो जाता है 1 डे में। बट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या एज्यूम करेंगे? जिस दिन बेचा उस दिन वो ट्रांसफर हो जाएगा। उस दिन का इंटरेस्ट ऑब्वियसली किसको मिलेगा? पुराने वाले इन्वेस्टर को मिलेगा। लेकिन अगले दिन से इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? नए वाले इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। इज इट राइट? बिकॉज ऑफ दिस एक कंसेप्ट यहां पे अराइज हो जाता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस का एंड कम इंटरेस्ट प्राइस का। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलो। सो नाउ हमने कल बुक में लिखा था ना, कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस, रेफर पेज नंबर 3 ऑफ क्लास नोट्स। ये कंसेप्ट क्यों क्रिएट हो रहा है या फिर कंसेप्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा? रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ ए सिक्योरिटी ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? फाइन। तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके बुक में प्रिंटेड मिलेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है। सब लोग ध्यान देंगे। ऑन 1/4/23 डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अकाउंट्स में। ओके, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब सब लोगों को डेट, जैसे ही मैंने पढ़ा, डेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, एवरी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन रीडिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका 75% बैटल ओवर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि सर हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते हो? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका ध्यान नहीं होता है। कुछ बच्चों को क्या लगता है, क्वेश्चन पढ़ना इज अ ब्रेक, सर पढ़ रहे हैं, बाद में आंसर देंगे, आंसर कॉपी करेंगे। हम कॉपी करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं, हमारे दिमाग से वो आंसर आना चाहिए।
अभी आपको सब प्रोविजन मैंने बता दिए हैं, तो आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। ओके, इसके लिए आपको ध्यान देना है। ऑन 1 अप्रैल 23 मिस्टर ए परचेस्ड 310% डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड फ्रॉम मिस्टर एक्स। मेरा पहला एंड बेसिक सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, यू कैन आंसर इट। मिस्टर ए ने डिबेंचर्स कहां से खरीदे? कंपनी के पास से या एक्स के पास से? मिस्टर एक्स के पास से, मतलब कंपनी ने कहीं पहले ही ये डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर रखे थे। डिबेंचर्स किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास थे। अब मिस्टर एक्स के पास से मिस्टर ए ने वो डिबेंचर्स कौन से तारीख को खरीद लिए हैं? 1/4/23 को। कल डिस्कशन करते करते मैंने आपको मार्केट क्या होता है वो भी समझाया। क्या मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ने से कंपनी को फायदा होता है? यानी कंपनी के पैसों में कोई इंक्रीज होती है? कंपनी के पैसे में कोई डिक्रीज होती है? नहीं ना। कंपनी के ओनर्स के नेटवर्थ में इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, बट कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, ना ही कंपनी का पैसा कम होता है। जब उन्होंने शेयर्स मार्केट में इशू किए थे ना पब्लिक को, तब जो पैसा मिलना था वो उनको मिल चुका है। अब आप लोग डिसाइड करो कि ये शेयर का प्राइस ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। एंड ये किसके ऊपर आधारित है? डिमांड सप्लाई के ऊपर आधारित है। ऑब्वियसली लोग किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहेंगे, किस कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जो प्रॉफिट मेकिंग है। तो जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वहां पे लोग भागते हैं, उसके पीछे लोग भागते हैं। अभी डीमार्ट का शेयर प्राइस इतना क्यों बढ़ा? 300 रुपए से वो फर्स्ट टाइम इशू किया था शेयर। आज देखोगे तो आज 3,700-800 पे आया है, लेकिन 1-1.5 महीने पहले दैट शेयर वॉज ऑन 5,500 रुपीज। ले लो अगर पैसा है तो। पता नहीं डीमार्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि डीमार्ट के सेल्स डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अभी नाउ डेज यू कैन ऑर्डर ग्रोसरी फ्रॉम योर मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? तो मेट्रो सिटीज में बहुत सारे लोग मोबाइल एप्लीकेशन से ही मटेरियल मंगवा रहे हैं। डीमार्ट उस एरिया में थोड़ा सा कमजोर है। तो अगर आप सेल्स पैटर्न एनालाइज करते हो डीमार्ट का, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, प्रॉफिट्स भी कम होते जा रहे हैं। तो लोगों का फेथ अभी डीमार्ट से गया है, इसलिए लोग बेचना शुरू कर रहे हैं, तो प्राइस घट रहा है। ठीक है, मेरे पास भी है डीमार्ट के शेयर्स, सिर्फ 10 ही है। 800 रुपये में खरीदे थे, इमेजिन 5,500 में गया है। ठीक है ना, गया था, अभी 3,700 पे। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, इसलिए बेचा नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि डीमार्ट वापस बाउंस बैक करेगा। होपफुल रहना है मार्केट में। एनीवे, आई इन्वेस्ट ओनली दैट मनी विच आई डोंट नीड। मुझे पैसे की जो ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिक जो लगता है पैसा वो मैं साइड में रखता हूँ एफडी में, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी, शेयर मान लो 0 हो गया, 0 नहीं होता है, डोंट वरी तो भी पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको लॉन्ग टर्म कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। एनीवे तो बस मैं कौन सी चीज़ बोल रहा था? मार्केट की बात की थी हमने, राइट? मार्केट किन लोगों ने बनाया है? इन्वेस्टर्स ने बनाया है। सिंपल है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी कंपनी के शेयर्स में, शेयर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हम डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं जरूर, बट शेयर्स भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको कंपनी वापस कब देगी आपका पैसा? इन्वेस्टर्स को वापस कब मिलेगा पैसा? लिक्विडेशन के वक्त। अब टाटा ग्रुप कब सेटअप हुआ है, कैन यू इमेजिन? तब जब जिन लोगों ने शेयर्स एप्लीकेशन किया था उनके पैसे अभी तक टाटा ग्रुप ने वापस नहीं दिए। यानी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके पैसे मिलना ना के बराबर, ऐसा समझ लो। और कोई शेयर होल्डर ये नहीं चाहेगा कि मुझे पैसे वापस भी मिले, क्योंकि कंपनी जब डूबती है तभी लिक्विडेट होती है। समझ में आ रही है क्या बात? तो अगर मैं किसी कंपनी के नए शेयर्स खरीदता हूं तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी कंपनी डूब जाए, वो मेरी कंपनी है इनडायरेक्टली। बोलो हाँ या ना? हाँ। डिवेंचर्स का भी ऐसा ही है। डिवेंचर्स के पैसे वापस मिलते हैं क्या? यस, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिवेंचर्स के पैसे कंपनी आपको वापस करने का प्रॉमिस करती है, बिकॉज इररिडीमेबल डिवेंचर्स कंपनी कैन नॉट इशू। आपने कंपनी लॉ पढ़ना है, आगे जाके समझ में आ जाएगा। इररिडीमेबल डिवेंचर्स इशू करना अलाउड नहीं है। ओके, वो तो उल्लू बनाने वाली बात हो गई। मतलब शेयर होल्डर्स का कैसा है, कंपनी को ढेर सारा प्रॉफिट हुआ
तो शेयर होल्डर्स को 30%, 40%, 50% का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को बेचारों को 8-10% का रिटर्न देके आप उनको परमानेंटली शेयर होल्डर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दोगे और उनके पैसे वापस करने का प्रॉमिस भी नहीं करोगे। तो कंपनीज एक्ट में ही बोला है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड। उसका मैक्सिमम पीरियड भी दिया है कि डिबेंचर्स कितने सालों में रिडीम करने हैं आपको। कुछ पढ़ा है, याद है क्या आपको? और वापस से पढ़ना है आपको लॉ में, ठीक है ना। एनीवे, यानी डिबेंचर्स का पैसा वापस जरूर मिलेगा। तो उसका टर्म जो डिसाइडेड है, मान लो कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए, तो एज ए इन्वेस्टर आपको पैसे वापस कब मिलेंगे? 5 साल के बाद, बराबर है कि नहीं? बीच में ही आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे? अपने डिबेंचर्स अपने किसी दोस्त को बेचोगे, बराबर है कि नहीं? तो यही आपने मार्केट बनाया, कंपनी ने कभी मार्केट नहीं बनाया, आपने मार्केट बनाया। आपने इन द सेंस इन्वेस्टर्स ने बैठे बैठे कुछ काम धंधा नहीं होता इसलिए शेयर खरीदने का बेचने का धंधा शुरू किया। समझ में आ रहा है क्या? और इसमें ये प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? हाँ, फाइन। तो ये मार्केट से खरीदे हुए डिबेंचर्स है। किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास थे। अब किसके पास आए हैं? 1/4/2023 से मिस्टर ए के पास आए हैं। क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? फाइन। इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स आर 31 दिसंबर एंड 30 जून। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि इंटरेस्ट कब पे किया जाएगा। ईच ईयर, ओके, हर साल 31 दिसंबर को एंड 30 जून को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मिस्टर ए ने डिबेंचर्स कब खरीदे हैं? 1 अप्रैल 23 को। यानी मिस्टर ए को टेक्निकली डिबेंचर पे इंटरेस्ट कब से मिलना चाहिए? 1 अप्रैल 23 से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैं इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूं तो मुझे आज से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? आज मैं सुबह 10 बजे इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आज का भी इंटरेस्ट मुझे ही मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? हाँ, तो मिस्टर ए को 1 अप्रैल से आगे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्लियर है? एंड मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट कहां तक का मिलना चाहिए? एटलीस्ट 31 मार्च 23 तक का तो मिलना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 23 के दिन इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे थे? एक्स के नाम पे थे। एंड नाउ इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे है? ए के नाम पे है। अब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? कैन एनीवन टेल मी? 1 अप्रैल 2023 के पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर 22 को मिला था। इस दिन के बाद 1 अप्रैल तक इंटरेस्ट सिर्फ एक्रू होता जा रहा है। एक्रू का अर्थ समझते हो ना? मतलब राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, बराबर है ना? इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये पक्का है, लेकिन इंटरेस्ट अब आगे कब पे करेगी कंपनी? नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट आफ्टर 31 दिसंबर इज 30 जून 23। मेरा सवाल है, 30 जून 23 को रजिस्टर्ड होल्डर कौन होगा डिबेंचर्स का? मिस्टर ए होगा। तो मिस्टर ए को इंटरेस्ट कहां से कहां तक का मिलेगा? मेरा सवाल सुन लो ध्यान से। मिस्टर ए को इंटरेस्ट कहां से कहां तक का मिलेगा कंपनी के द्वारा? 1 जनवरी 23 से 30 जून 23। आई रिपीट, ये पूरे पीरियड का इंटरेस्ट मिस्टर ए को ही मिलेगा। कंपनी ये चीज का रिकॉर्ड नहीं रखती है कि किसने किसको डिबेंचर बेचे एंड ऑल। कंपनी देखती है कि 30 जून को किसके नाम पे है डिबेंचर्स? ए के नाम पे है, बात खत्म। ए को 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअली क्या ये पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ए को मिलना चाहिए था? नहीं। सभी को समझ में आ रहा है? आपका मन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। 6 महीने का इंटरेस्ट ए को मिलकर कैसे चलेगा? 6 महीने में से 3 महीने का इंटरेस्ट यानी जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए था? एक्स को मिलना चाहिए था। एंड ऊपर के 3 महीने का यानी अप्रैल, मई, जून, ये इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? तो 3 महीने का इंटरेस्ट
एक्स को बिलोंग करता है, 3 महीने का इंटरेस्ट ए को बिलोंग करता है, बट सबका सब इंटरेस्ट ए को मिल गया। ये बात एक्स के दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं? एक्स अगर होशियार है तो इस चीज के बारे में भी सोचेगा वो, करेक्ट है कि नहीं? अब एक्स ने ए को डिबेंचर्स कितने में बेचे जरा देखो। परचेस 300 डिबेंचर्स, ये क्वांटिटी है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 100 रुपए है। हाँ, अब बोला है कैलकुलेट एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस इफ पेमेंट टर्म। अब देखो दोस्तों, ये एक्स ने बातचीत बहुत ही क्लियरली करनी चाहिए मिस्टर ए के साथ बेचते समय। एक्स ने अगर बताया कि मैं एक डिबेंचर तुम्हें 98 रुपीज में बेच रहा हूं, कितने में? 98 रुपीज में, लेकिन टर्म क्या है? ये 98 रुपीज डिबेंचर का है। आर यू ऑल गेटिंग द वर्ड्स हियर? 100 रुपए का एक फेस डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। इससे एक्स को कोई लेना देना नहीं है। एक्स ने कितने में खरीदा है हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स राइट नाउ वांट्स टू सेल दिस डिबेंचर एट ₹98। एक्स एंड ए के बीच में निगोशिएशन हो रहा है। एक्स ने बोला कि एक डिबेंचर 98 रुपीज लूंगा मैं। कितने डिबेंचर बेच रहा हूं बोलो? 300। 300 इंटू 98 तो 29,400 रुपीज का अमाउंट होता है। ये मुझे दे दो। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये आता है कि इस 29,400 को वो डिबेंचर के लिए चार्ज कर रहा है या इंटरेस्ट की भी बात उसने छेड़ी है यहां पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी बात को। अगर एक्स ने बोला कि 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट है, 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी सिर्फ डिबेंचर का 98 रुपीज ले रहा हूं। इसका उल्टा अर्थ क्या हुआ? इंटरेस्ट जो 3 महीने का मिलना चाहिए, जो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, वो भी मुझे आज ही दे दो, वो एडिशनल चाहिए। समझ में आ रही है बात? जरा कोई बता सकता है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा 300 डिबेंचर पे? 300 डिबेंचर्स इंटू क्या करूं? इंटू ₹98 करूं या ₹100 करूं? ऑलवेज एट फेस वैल्यू। कितने में खरीदा कितने में बेचा डजेंट मैटर, इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 300 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 10%, ये पूरे साल का ब्याज हो गया, इंटू 6/12, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 1000, इसका आधा आधा 750 किसको मिलना चाहिए? एक्स को, एंड 750 किसको मिलना चाहिए? ए को। तो अगर एक्स ने सामने से बोला 98 रुपीज रेट है एक्स इंटरेस्ट, तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है? 98 सिर्फ डिबेंचर्स के है, इंटरेस्ट एडिशनल लेना है। या फिर अगर आप ए हो तो आपको कैसे समझना है इस एक्स इंटरेस्ट टर्म को? 98 रुपीज आपको डिबेंचर के देने हैं, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, तो आप टोटल, आप ए हो तो कितना पैसा दोगे? 300 डिबेंचर का 98 रुपीज के हिसाब से 29,400 प्लस 750 रुपए दोगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो 29,400 प्लस 750, आप ए हो ना, तो आप टोटल पैसा दोगे 30,150। तो ये 30,150 रुपीज आप पे करोगे। वो आपके बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे? टू बैंक 30,150, आधा काम मैंने कर दिया, आधा तेरा आधा मेरा। समझ में आ रहा है क्या? आधा काम मैंने कर दिया, टू बैंक 30,150। डेबिट कौन से खाते करोगे? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 29,400, एंड दिस यू आर पेइंग फॉर इंटरेस्ट विच यू विल रिकवर लेटर ऑन। तो फिलहाल आप इसको खर्चा दिखाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करोगे। डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस? 30,150 इज कम इंटरेस्ट प्राइस, 29,400 is X interest price and 750 is interest. सिंपल है, X इंटरेस्ट यानी
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी जो भी अमाउंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर का होगा। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विथ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अभी एक्स हूं मान लो मैं, ये वाला एक्स, ई एक्स नहीं, मिस्टर एक्स हूं मैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? मैं कौन हूं? मिस्टर एक्स हूं। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल है ना, तो मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? मुझे पैसा मिलेगा, आधा काम मैं कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 30,150 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 29,400 टू इंटरेस्ट अकाउंट 750। मिस्टर एक्स विल टेक मनी ऑन दैट डे ओनली, बिकॉज फ्यूचर में पैसा कोई देगा नहीं देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिस्टर एक्स ने क्लियर कट बताया था कि 98 रुपीज कौन सी वैल्यू है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब सिर्फ डिबेंचर का 98 है। बात पकड़ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? वापस से रिपीट करूं? एनीवन हु हैज एनी डाउट? पक्का सबको समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? पक्का? वापस से रिपीट करता हूं, नहीं समझा तो बोलिए, टेंशन मत लो। ओके, देखो हम किसी को यहां पे इंप्रेस करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान से सुनना है। जो भी डाउट है, मतलब मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, पूरे क्लासरूम क्या सोचेगा, मैं डाउट पूछूंगा। बाकी सबको समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे पूछूं? मेरे लिए कोई नहीं आने वाला है फ्यूचर में। अब यहां से आगे रास्ता क्लियर है, आप अपने अपने रास्ते हैं, मतलब सब लोगों का अपना अपना रास्ता है, बात खत्म। कोई आपको मदद नहीं करेगा, कोई आपको 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा, आप भी मत दो, अपना अपना देखो। हाँ, तो डाउट पूछो, समझ में नहीं आता तो आस्क मी। ओके, पैसा दिया आपने मुझे, पूरा वसूल करके जाना है। डू यू गेट इट? हाँ, फाइन। दोस्तों, अब मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये सारी चीजें फ्यूचर में आपको याद नहीं आया मान लो, ये कंसेप्ट आप पक्का भूलोगे। ठीक है, फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन होना ही है। यहाँ पे आप देखो, इस टॉपिक के लिए आप डरोगे, सर क्या ये आज कुछ याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आना और पढ़ना है। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल दिया है, देखो। पहले डेट्स पे फोकस करो, पहले रूल पे फोकस करो। इंटरेस्ट किसको मिलता है? रजिस्टर्ड होल्डर को मिलता है। पहले ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। इंटरेस्ट किसको मिलता है? रजिस्टर्ड होल्डर को मिलता है। डिबेंचर्स का जो भी रजिस्टर्ड होल्डर है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, बात खत्म। रजिस्टर्ड होल्डर मतलब जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, यहां पे 31 दिसंबर एंड 30 जून, इन दिनों में कंपनी एक प्रिंट आउट निकालेगी। मैं आपको इजी भाषा में बता रहा हूं, एग्जाम में ये लिखना नहीं है। कंपनी विल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर्स, जिसका जिसका नाम है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बस मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं। कंपनी का काम क्या है? 31 दिसंबर को ब्याज पे करना है ना, तो 31 दिसंबर पे कंपनी के पास सब रिकॉर्ड होता है, किसको किसको डिबेंचर्स इशू किए है उसका नाम होता है डिबेंचर होल्डर्स का। तो हर डिबेंचर होल्डर का नाम जहां वहां पे जिसका है उसको इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। ये नहीं देखती कि उसके पास अभी डिबेंचर है या उसने किसी को बेचा है या उसके पास किसी और डिबेंचर्स आए हैं, कोई नहीं। रिकॉर्ड में क्या है उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे, बात खत्म। तो अगर 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर ए ने, अब देखो दोस्तों डेट पे फोकस करो, 1 अप्रैल 23 को ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर यही ट्रांजैक्शन मान लो 1 जनवरी को हुआ होता तो इमेजिन करो ना, कितना आसान होता क्वेश्चन। 1 जनवरी को अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ होता तो 1 जनवरी के पहले कौन सा डेट है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट किसको मिल जाता? एक्स को मिल जाता। तो ये एकदम फ्रेश डिबेंचर होते। जैसे ही इंटरेस्ट मिला, एक्स ने बेच दिया डिबेंचर, किसको? मिस्टर ए को, बात ही खत्म होती। तो बस वहां पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी सेम होता, कम इंटरेस्ट प्राइस भी सेम ही होता, क्योंकि अगले दिन इंटरेस्ट 0 ही है। 1 तारीख को कौन सा इंटरेस्ट? कल ही तो इंटरेस्ट पे किया है। आर यू ऑल गेटिंग इट? 1 तारीख की सुबह की बात कर रहा हूं मैं, सुबह 10 बजे की बात हो रही है, क्योंकि रात को 7 बजे एक दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना 1 तारीख का। समझ में आ रहा है क्या? तो 1 तारीख को ऐसा ही मानेंगे हम, शुरुआत में ट्रांजैक्शन होता है। तो 1 तारीख का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? अगर मिस्टर ए ने 1 तारीख को खरीदा है तो 1 तारीख से आगे मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बात खत्म। और उसको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला तो किसी को दुख होने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? 2 इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में ये ट्रांजैक्शन आ रहा है।
अभी मैंने जानबूझ के बीच में लिया है। ऐसा भी हो सकता है उसने 1 मार्च को बेचा, ऐसा भी हो सकता है 1 फरवरी को बेचा। जब कभी भी बेचेगा हम इंटरेस्ट डिवाइड करके लेंगे कि कितना उसको मिलना चाहिए, कितना ए को मिलना चाहिए, कितना एक्स को मिलना चाहिए, कितना ए को मिलना चाहिए। ये हमें हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। डू यू गेट इट? हाँ, अब ध्यान से सुनो दोस्तों। 1 अप्रैल 23 को मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को, आई रिपीट, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कितने डिबेंचर्स बेचे? 300 डिबेंचर बेचे। बताते समय मिस्टर एक्स ने क्लियर कट बोला है कि भाई 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, चाहिए तो ले लो नहीं तो छोड़ दो। मिस्टर ए इस 98 एक्स इंटरेस्ट के लिए राजी हो गया है। अब 98 एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या, वो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके हाँ। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी अगला इंटरेस्ट कब पे करेगी। 1 अप्रैल 23 के दिन पे हम है, कैलेंडर पे आप इमेजिन करो कि आप 1 अप्रैल के तारीख पे खड़े हो। ओके, जरा पीछे देखो, पीछे मतलब कैलेंडर में पीछे देखो, ठीक है ना। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर 22 को। यहां पे चार्ट बनाया देखो मैंने, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 दिसंबर 22, करेक्ट है क्या? ट्रांजैक्शन डेट मतलब हम यहां पे खड़े हैं, देखो, कैन यू सी योर सेल्फ हियर? आप कौन हो? मिस्टर ए हो। ओके, आप एकदम खुश हो, 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर्स खरीद लिए, कितने? 300। रेट कितना बताया उसने? 98 एक्स इंटरेस्ट, तो 300 इंटू 98, 29,400 आप देने के लिए तैयार हो। ओके, ध्यान से सुनो दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ रहा है 1 अप्रैल को, अरे वाह, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट कंपनी ने पे करके क्लियर कर दिया था, वो एक्स को मिला था। लेकिन यहां से आगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहां से आगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट यानी 1 जनवरी 23 से 30 जून 23 तक का पूरा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। ये बहुत खुश है, मन में लड्डू फूटा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, वाह। नहीं बेटा, एक्स आपको बेचेगा ही नहीं। एक्स ने क्लियर कट बताया है कि एक्स इंटरेस्ट आपको कितने देने हैं? 29,400, यानी डिबेंचर्स के 29,400 देने। तो आपको समझना ये टर्म को, क्वेश्चन में आपको बस इतना ही बताया जाएगा कि 29,400 इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो आप अपना दिमाग दौड़ाओगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट एडिशनल पे करोगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बेसिकली ये 6 महीने का इंटरेस्ट आता कितना है? 1500 रुपए। कैसे निकाला? 300 डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने का इंटरेस्ट है। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैथमेटिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है? पोगो देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, ठीक है ना। तो कितना आता है ये? 1500 रुपए। तो 6 महीने का 1500 रुपए। लेकिन टेक्निकली 1 अप्रैल तक कौन डिबेंचर को होल्ड कर रहा था? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स को 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एंड वहां से आगे का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? मिस्टर ए को मिलना चाहिए। बट दोनों इंटरेस्ट किसको मिलेंगे? ये 750 भी मिलेगा ए को, ये 750 भी मिलेगा ए को। लेकिन मिस्टर एक्स ने क्लियर कट बताया है मुझे इन्वेस्टमेंट का 29,400 चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इंटरेस्ट मुझे एडिशनल पे करो। एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी एक्स चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि इंटरेस्ट मेरे को एडिशनल पे करो। क्वेश्चन में आपको इतना ही बताएंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज 98। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मतलब इंटरेस्ट एडिशनल पे करो। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मिस्टर ए को? 30,150 पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? फाइन। तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, बट एंटायर इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 23 टू 30 जून 23 विल बी पेड टू मिस्टर ए एज ही इज रजिस्टर्ड होल्डर ऑन 30 जून। So Mr. A has to pay first 3 months interest at the time of buying security. Therefore, it is necessary to understand the term X interest and cum interest. Okay? तो अगर X interest basis पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अभी का एग्जाम्पल है, तो उस केस में मिस्टर X को कितने पे करने पड़ेंगे? इंटरेस्ट के पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 98 रुपीज सिर्फ डिबेंचर के हैं, तो डिबेंचर का पैसा है 29,400। करेक्ट है क्या?
इंटरेस्ट है 750, कुल मिला के कितना पे करना पड़ेगा 30,150, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, अब मिस्टर ए 30,150 पे जब करेगा तो मिस्टर ए के बुक्स में एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को वो डेबिट करेगा। इन्वेस्टमेंट के कितने पे कर रहा है 29,400, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है कि नहीं? ये इंटरेस्ट फिलहाल मैं दे रहा हूं 750 रुपए, लेकिन फ्यूचर में मुझे वापस भी मिलेगा ना, तो जब मिलेगा तब मैं क्या एंट्री मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500 रुपए, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा 1500 से, डेबिट हो चुका है 750 से, मतलब मेरे हाथ में कितना रहेगा 750, मेरे पीएनएल को कितना जाएगा 750, बात खत्म। इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करना है आपको AS 13 बताता है या कोई अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 9 के अनुसार एक्रूअल बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर है क्या? एंड ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट हमेशा कौन से प्राइस से क्रेडिट होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस से, बायर के लिए। वही अगर आप सेलर की बात करते हो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, गलती से बी टाइप हुआ है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स जो कि सेलर है, क्या एंट्री मारेगा, उसको मिलेंगे 30,150, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 29,400 से, एंड 750 रुपए से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बात जो ध्यान में रखनी है सभी बच्चों को वो कौन सी है, इन केस ऑफ परचेज सेल ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आसान है, हर क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी पे। चारों में 8 बार आपको ये कैलकुलेशन करना है। कितनी बार? 8 बार या फिर 16 टाइम्स। हर ट्रांजैक्शन में 2 परचेस होते हैं, 2 सेल होते हैं। एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। ओके, धीरे धीरे आपको इसमें एक्सपर्टाइज आना शुरू हो जाएगा, बट आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। ओके, अब मजा आएगा। अब सेकेंड टर्म उसने, और दूसरा ऑप्शन कौन सा बोला था मैंने यहाँ पे, सेकेंड 98 बताया उसने, लेकिन उसने बताया कि कम इंटरेस्ट ही है, मतलब इन टोटल कितना पे करना है 98 रुपीज पर डिबेंचर, तो 300 डिबेंचर इंटू 98 29,400। तो दोस्तों 300 डिबेंचर इंटू 98 यानी 29,400 सब मिला के, इसके ऊपर एक फूटी कौड़ी पे नहीं पे करेगा, कौन, मिस्टर ए, एंड मिस्टर एक्स विल नॉट ऑल्सो आस्क इट, बिकॉज उसने ही क्लियर कट बता दिया है कि 98 कम इंटरेस्ट होगा। अब ये टर्म डिसाइड कौन करता है, ए डिसाइड करता होगा या एक्स डिसाइड करता होगा? दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। जिसको ज्यादा, देखो ना यहाँ पे हर डील में डोमिनेटिंग कौन है उसके ऊपर ये सब आधारित है। अब एक्स को बहुत ही बुरी तरह से पैसों की जरूरत है, तो ए जो बोलेगा वो फाइनल करना पड़ेगा। मान लो ए को इच्छा है कि ये डिबेंचर्स मैं खरीदूं, तो दोनों का डिस्कशन होगा, एक्स जो बोलेगा वो फाइनल करना पड़ेगा। निगोशिएशन है ना बेटा ये। हाँ, तो दोनों मिलके टेबल पे बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। इज इट क्लियर? अरे बोलो, फाइन। तो 29,400 एक्स सॉरी कम इंटरेस्ट फाइनल हुआ है अभी। 98 रुपीज कौन सा रेट है, कम इंटरेस्ट वाला रेट है, मतलब इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है, है। कितना इंटरेस्ट है, तो ये अब आपको निकालना पड़ता है बाजू में। यानी अगर आप 29,400 में 750 इंटरेस्ट के दे रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के कितने दे रहे हो? पूरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। देखो 28,650 रुपीज से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा अभी। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो अगर कम इंटरेस्ट टर्म है तो मिस्टर ए क्या एंट्री मारेगा, सब लोग एक साथ बताएंगे। मिस्टर ए क्या एंट्री मारेगा? मिस्टर ए बायर है, टू बैंक 29,400, मैंने आधा काम कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 28,650 रुपीज एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अमाउंट 750। क्या आप इस बात को समझ गए? यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, सब एग्जाम्पल मस्त बना के दिया है। एक बार नहीं समझ में आया ना फ्यूचर में, तो पक्का याद रखना, ये शब्द यहाँ पे आके पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, ये आपके मॉड्यूल में वगैरह कुछ नहीं है। मॉड्यूल में ये टर्म कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है। डायरेक्टली दे हैव टॉट यू द अकाउंटिंग। ओके, मैंने एग्जाम्पल बना के सब मस्त प्रेजेंट किया है। जो जो बातें मैं कर रहा हूं सब लिखी हुई है। ओके, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस ऑफ, मैं मुझे पक्का यकीन है कि आप इसमें गड़बड़ करोगे फ्यूचर में, लिख लेना मेरी बात को। और ये मुझे आगे चाहिए किसी ना किसी चैप्टर में,
ठीक है ना, आगे ये डिबेंचर्स जब कभी भी आते हैं तो ये लगता है आगे जाके। ओके फाइन। इन केस द ट्रांजैक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, परचेस प्राइस कोटेड इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, सब पकड़ के आए। सो इन द अबव एग्जांपल इफ द टर्म इज 98 रुपीज कम इंटरेस्ट मीन्स 98 is to be paid for security and interest together. So Mr. A has to pay the following amount. कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 29,400, बट उसमें से इंटरेस्ट कितना है? 750। तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कितनी हो गई? 28,650। तो व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस? इट इज अ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया तो इंटरेस्ट आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेल एडिशनल रिसीव करना पड़ेगा। एंड अगर कम इंटरेस्ट टर्म दिया क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट उसमें है तो चुप नहीं बैठना है, जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अकाउंट को जाना चाहिए, एंड ऊपर वाली जो अमाउंट इंटरेस्ट छोड़ के है उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, आपने सही एंट्री बताई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 28,650, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 एंड टोटल 29,400 से ही ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन अगर यही 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट हो जाता है तो हमारा ट्रांजैक्शन 30,150 से हो रहा था। बराबर है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो। सिमिलरली यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 29,400, सेलर के बुक्स में, एक्स के बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 29,400, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 28,650 जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, एंड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा 750 से। क्या आप इस बात को समझ गए? फाइन। सो फ्रॉम अबाउट 2 केसेस फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। Investment purchase or sale is always recorded at X interest price. प्लस मैंने यहां पे एक्विजिशन एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, ये तो हम करते ही है। क्वेश्चन में हमारे ब्रोकरेज वगैरह नहीं था, मान लो ब्रोकरेज वगैरह होता तो वो भी हमें इन्वेस्टमेंट में ही ऐड करना है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी क्या? ये कुछ ग्राउंड रूल्स है, ये ऐसे ही मतलब मेरे को कोई काम धंधा नहीं था इसलिए पॉइंट निकाल के नहीं दिए मैंने आपको, ये आपको दिमाग में रखने हैं। यहीं पे गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है ना? आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ये कुछ की पॉइंट्स है, दिन रात इसको पढ़ते रहना है। ऐसे मतलब आपके किसी फेवरेट व्यक्ति ने मान लो आपको मिस यू का मैसेज भेजा तो कैसे ओपन कर करके पढ़ते हो? मतलब मम्मी ने आपको मिस यू का मैसेज भेजा तो आप कैसे बार बार ओपन करके देखते हो कि हाँ मेरी मम्मी मेरे को कितना चाहती है कि नहीं? देखते हो कि नहीं देखते हो? रिवाइज करते हो बार बार। वैसे ही ये पॉइंट्स है, ये मिस यू का मैसेज ऐसे समझ लो, ठीक है? बार बार पढ़ते रहना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसी भी केस में डेबिट क्रेडिट कौन से वैल्यू पे होगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। यानी हर वक्त जब मैं एंट्री मारूंगा तो आई हैव टू चेक कि वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस और नॉट, वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस और नॉट, तभी आपका अकाउंटिंग बराबर आएगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान में रखना है। मार्क माई वर्ड्स, कहीं ना कहीं गलती करोगे आप लोग, फेस वैल्यू पे नहीं, आप परचेस प्राइस पे इंटरेस्ट निकालोगे। लिख लेना मेरी बात को। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या है सर? अभी आप परचेस की एंट्री कब करोगे? हमारे वाले एग्जांपल में, ए एंड एक्स के एग्जांपल में परचेस की एंट्री कब होगी? तारीख 1 अप्रैल। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा है? 1 अप्रैल। अभी आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 98 रुपीज उसने एक्स इंटरेस्ट रेट बताया, बराबर है ना? 300 डिबेंचर का आप क्या करोगे फटाक से? 300 डिबेंचर इंटू 98 रुपीज, कितना अमाउंट आया था? 29,400 तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन दिमाग में बत्ती जलेगी, एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है मतलब मुझे इंटरेस्ट एडिशनल पे करना पड़ेगा। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी तो मैंने आपको पूरे 6 महीने का बताया था, उसमें से आधा आधा करा था। मान लो वो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस नहीं की होती तो इंटरेस्ट कैसे निकालते आप लोग? इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 दिसंबर 22 टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 23। मतलब मुझे इसमें ऐड कितना करना है? वो इंटरेस्ट 750 आएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है मुझे, करेक्ट है कि नहीं? तो कितना आएगा? 750। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी आप मिस्टर ए हो, खरीदते समय 750 की एंट्री कर दी आपने, चलो अकाउंटिंग कर दिया। अब आगे बढ़ेगा अकाउंटिंग ईयर, अगला डेट कौन सा आएगा? 30 जून। 30 जून 23 को, 22 या 23, 23, 30 जून 23 को आपको क्या मिलेगा?
आप ए हो ना तो आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। कौन सी है लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट? 31 दिसंबर 22। सर नहीं, 1 अप्रैल है बेटा, वो आपके बीच का और एक्स के बीच का मैटर है। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था? 31 दिसंबर 22 टू टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट कौन सा है ट्रांजैक्शन का? 30 जून 23, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। यानी मैं यहां पे थोड़ा सा स्टेरियोटाइप काम भी करवा रहा हूं। जिनको समझ में नहीं आता ना कि इंटरेस्ट कहां से कहां तक का निकालना, ये कॉमन सेंस है, फिर भी मान लो समझ में नहीं आता है तो ये चीज ध्यान में रखो, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, चलो सब लोगों का ध्यान है, कोई गिरेगा तो नहीं? सोना नहीं है, पास जिसको होना है ना मन से, वो सोएगा नहीं, याद रखना। मन बोलेगा 1-2 मिनट आंखें बंद कर देता हूं, नहीं, पानी की बोतल लेके आओ, पानी पियो, डाइवर्ट करो जरा 2 मिनट के लिए। अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है ना, मस्त पानी की बोतल उठानी है, मस्त पानी पीना है। मुझे अगर जरूरत है तो 1-2 मिनट का पानी ब्रेक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बोर हो रहा है तो क्या होता है, ये माइक का आवाज ना बार बार आपके कान पे पड़ जाता है, इट इज ऑब्वियस कि थोड़ी नींद आएगी। मोनोटेनियस होता है ना, बार बार सर बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो नींद आना स्वाभाविक है, आप में आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बट एवरी टाइम यू शुड टेल यूर सेल्फ कि नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सोना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, मैं यहां पे सोने के लिए थोड़ी आया हूं। 2 मिनट में आपको खुद को इंस्ट्रक्शन देना है, डिसिप्लिन इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बीच बीच में ऐसी बातें मैं जानबूझ के करता हूँ, सो दैट थोड़ा सा जिनको नींद नहीं भी आई है वो भी जाग जाए, ठीक है, और जो सो रहे थे उनको भी उठाया मैंने, सॉरी। हम नहीं, बाकी कुछ नहीं, कहीं गिर वगैरह गए, दिमाग को चोट लगी तो जिंदगी भर के लफड़े हो जाएंगे। सीए तो भूल जाओ, घर जाना भी भूल जाओगे, कहाँ मैं कौन हूँ, कहाँ पे आया हूँ, हमारे दिमाग को परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको घर तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है ना। एनीवे मुझे भी कभी कभार बोलते बोलते नींद आती है, क्या बताऊं मैं आपको हाँ, शुरू होगा क्वेश्चन शुरू होगा अभी। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सभी को समझ में आया? फाइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि एक्स ने वो जो प्राइस बताई है वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस एरिया, तो क्या करोगे? एक्स इंटरेस्ट मानेंगे, एजम्पशन है ये, ऑलवेज एज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मोस्टली आपको बताया जाता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बताया ही नहीं है तो ऑलवेज ट्रीट दैट प्राइस एज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो इंटरेस्ट एडिशनल ऐड करो और अपना एजम्पशन लिखो क्वेश्चन के नीचे कि हमने इंटरेस्ट ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द टर्म, वी आर एज्यूमिंग दैट द टर्म इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दैट्स व्हाई मिस्टर ए इज पेइंग 750 रुपीज एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ। नाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है? इट इज अ रूल ऑफ ए कंपनी, इट इज अ रूल मेड बाय द कंपनी। अब देखो, कंपनी क्या करती है, 100 रुपए का डिबेंचर है मान लो, फेस वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, बेसिकली 100 रुपए का सिक्योरिटी है तो इशू कितने में करना चाहिए? 100 रुपए में करना चाहिए, बराबर है ना, ये लॉजिकल है। बट अगर मान लो इन्वेस्टर ज्यादा है और अगर लोग 100 रुपए की चीज 110 में खरीदने के लिए तैयार है, समझ में आ रही है बात, तो कंपनी यहां पे थोड़ा सा फायदा कमाने का सोचती है और कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू कर देती है? 110 में इशू कर देती है। कंपनी के डिबेंचर को कोई पूछ नहीं रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए 100 रुपए का डिबेंचर 90 में इशू कर सकती है, राइट है। तो यहां पे जो लॉस हो रहा है वो कंपनी बोल रही है कि ये हमारा लॉस है, और यहां पे जो फायदा हो रहा है ना, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम करके रिकॉर्ड करती है कंपनी। तो कंपनी बोलती है कि ये हमारा फायदा है, तो हमारे फायदे पे हम आपको
ब्याज क्यों दे? बात समझ में आई? आपने कैपिटल का या फिर आपने जो डिबेंचर का है वो कितना पैसा दिया? 100 रुपए ही दिया। आपने भले ही 110 रुपए हमें दिए हैं, लेकिन उसमें से 100 रुपए डिबेंचर के और 10 रुपए आपको हमारे डिबेंचर्स चाहिए, इसलिए प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हम आपको ब्याज 100 पे ही देंगे। क्लियर है क्या? हाँ, ये तो हुआ कंपनी के एंगल से। अब बेटा मार्केट में कितने में भाव हो रहा है उससे कंपनी को कोई लेना देना है क्या? अभी मान लो कंपनी का 100 रुपए का डिबेंचर तुमने 100 रुपए में खरीद लिया, लेकिन आज तुम्हें बहुत पैसों की सख्त जरूरत है, तो तुमने तुम्हारे दोस्त को 80 रुपए में डिबेंचर बेच दिया, तो तुम्हारे दोस्त के लिए परचेस प्राइस कितना हुआ? 80। अब कंपनी का ये सब ध्यान में रखेगी क्या कि इसने 80 में खरीदा है तो इसको 80 में इंटरेस्ट मिलेगा? समझ में आ रही है क्या बात? तो कंपनी ने फिक्स करके रखा है कि हम कुछ भी हो जाए हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही देंगे, क्योंकि हमारे बुक्स में कौन सी वैल्यू रिकॉर्डेड है एज ए डिबेंचर्स? फेस वैल्यू। क्या डिबेंचर 110 से रिकॉर्ड होता है या 100 से रिकॉर्ड होता है? बुक्स में 100 से रिकॉर्ड होता है, तो हम हमारे लाइबिलिटी पे ही इंटरेस्ट देंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? बुक्स में लाइबिलिटी जितने की दिख रही है उसके ऊपर ही ब्याज मिलेगा आपको। समझ में आया? मार्केट में भले ही तुमने 80 रुपए में खरीदा है, बट वो 100 का ही ब्याज मिलेगा तुम्हें, क्योंकि कंपनी के बुक्स में लाइबिलिटी 100 रुपए से है। फाइन, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकाउंट। हाँ जी, अगर टर्म बताया नहीं है, अच्छा मतलब 98 रुपीज ही नहीं बताया, 300 डिवेंचर एक्स ने बेचे, प्राइस इज नॉट टोल्ड, तो फेस वैल्यू पे ही जाना है। तो हम 300 इंटू 100 करके 30,000 रुपए में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। प्राइस दे विल टेल यू ना, क्योंकि उनके बीच में कितने का डील हुआ है ये इनको बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो फेस वैल्यू पे हुआ है ऐसा मान के हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है? सभी लोगों को समझ में आया? और कोई डाउट? आएंगे डाउट पक्का। अभी शेयर शुरू नहीं हुआ है, मेरा प्रवचन शेयर्स में इससे भी ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि शेयर्स में पहले सब जान दो, अभी डराता नहीं हूं मैं आपको, धीरे धीरे जाएंगे। ओके, सब लोग हो ना? सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है क्या मतलब सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब एलियन की तरह फील हो रहा है? मतलब हम नॉर्मल है, आप एलियन की तरह बातें कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? नहीं ना? हाँ, हम अपने अकाउंट्स की भाषा ही बोल रहे हैं। चलो, अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, ये सारी चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि आपके नोटबुक में, आपके नोट्स में ये अवेलेबल है। लिखना मतलब अगेन टाइम पास हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक लेजर अकाउंट ही है, और लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। कौन से कॉलम होते हैं? डेट। वाह, वेरी गुड। जेएफ या एलएफ? अच्छा, जेएफ भी बनाते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अमाउंट। ये अकाउंट का कौन सा साइड है? डेबिट साइड है, और उसके जैसा ही सेम टू सेम क्रेडिट साइड भी होगा। ये अपना रेगुलर अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट बनाऊंगा, हर इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना है। अभी रिलायंस के शेयर्स खरीदे तो मैं क्या अकाउंट बनाऊंगा? नया लेजर अकाउंट ओपन करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अगर मान लो मैंने यस बैंक के डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ यस बैंक लिमिटेड। अगर मैंने एसबीआई के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? अभी मान लो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट ये बनाया हमने, तो ये लेजर अकाउंट बनता है। इससे कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अब डिबेंचर से मतलब जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो और एक लेजर बनाते हैं हम लोग। कौन सा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, या फिर खाली इंटरेस्ट अकाउंट। इसका भी फॉर्मेट ऐसा ही होता है ना, डेबिट साइड में ये कॉलम, क्रेडिट साइड में उतने ही कॉलम। अब मोस्टली क्या है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट कॉलम भी इसमें ही ऐड कर देते हैं। मतलब एक ही लेजर अकाउंट में हम दो कॉलम्स बनाते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और एक होता है इंटरेस्ट के लिए, बट दोनों अलग अलग अकाउंट है। समझ में आया? दोनों अलग अलग अकाउंट है। कैश बुक याद है क्या आपको? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, वैसा ही सीनारियो है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग डिबेंचर्स के लिए डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, ये तो आप तक का सेम है। नॉमिनल वैल्यू का एक कॉलम बनाया जाता है,
नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। ये किस पर्पज के लिए बनाया जाता है सर? बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। इंटरेस्ट वगैरह जब आपको कैलकुलेट करना होता है तो फेस वैल्यू लगता है ना, बट ये कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स के कॉलम के साथ। कौन से कॉलम से रिप्लेस करेंगे इसको? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आईसीए भले ही नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाए, हम कौन सा बनाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर इससे मार्क कटेंगे क्या? बेटा ये अकाउंट है ही नहीं, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव कॉलम है, इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा हुआ है। इसका अकाउंटिंग के ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, ना ही ये नंबर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये जस्ट इंफॉर्मेटिव कॉलम है, बनाया नहीं तो भी चलेगा, बस हम इसके बदले कौन सा बनाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्ट कॉलम समझते हो? इंटरेस्ट अकाउंट है, डेबिट साइड है इंटरेस्ट अकाउंट की, मतलब ये एक्सपेंस यहां पे आएंगे, एंड अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट आता है तो इनकम के केस में आएगा। एंड ये कॉस्ट कॉलम जो है इट इज नथिंग बट दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हाँ, लेटर ऑन उसकी वैल्यू बदलते हैं हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के वक्त, बराबर है ना? तो ये जो कॉस्ट कॉलम है ये नथिंग बट दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो मैं कॉस्ट कॉलम नहीं लिखूंगा, कौन सा अकाउंट लिखूंगा बेस्ट वे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये डेबिट साइड है, वैसा ही क्रेडिट साइड है, हमेशा ये सब लिखना है इन द बुक्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश डैश, एंड ये स्क्रिप्ट का नाम भी लिखना है। ओके, दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट? लेजर अकाउंट है बच्चों, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज। परचेस सेल की जर्नल एंट्रीज हमने बहुत बार डिस्कस की है। परचेस के केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज क्या होगा? डेबिट होगा। कौन से वैल्यू से? एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस एक्विजिशन एक्सपेंस। अभी आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये इंटरेस्ट कौन सा है? परचेस के वक्त पे करना पड़ रहा है। किसको? मिस्टर ए को पे करना पड़ रहा है टू मिस्टर एक्स। तो ये 750 रुपये यहाँ पे आएगा, देखो क्लियर है क्या? मतलब एवरी परचेस के वक्त आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान में रखो। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसको, कौन सा? अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बाद इमीडिएटली बेचा होता तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता। अगर जीरो है तो जीरो लिखेंगे, जीरो है तो लिखेंगे ही नहीं, तो बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, बट अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके टर्म के ऊपर। टर्म कुछ भी हो, इंटरेस्ट आएगा, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट तो आना ही है। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट करना है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अगर बेचने के लिए कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, बेचने के वक्त ब्रोकरेज लगता है क्या? कोई अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो समझ में आ रहेगा उसको। एनीवन यूजिंग डीमैट अकाउंट? जब आप खरीदते हो तो ब्रोकरेज देना पड़ता है ब्रोकर को, बेचते हो तो भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है ना? ब्रोकर हो जाओ फिर, पैसा ही पैसा। खरीदो बेचो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो खरीदते समय आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ चलो 1 लाख इन्वेस्टमेंट के है, 10,000 ब्रोकरेज के है, तो 1,10,000 पे कर रहा हूं। बेचते समय क्या सीन है? मान लो मैंने सिक्योरिटीज 1 लाख में बेची और 10,000 का ब्रोकरेज लगा, तो मेरे हाथ में आएंगे कितने? 90,000 आएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेल के केस में ब्रोकरेज लेस कर रहा है, जैसे परचेस के केस में ब्रोकरेज ऐड करते हो, वैसे सेल के केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ही, मतलब इन्वेस्टमेंट सेल कितने में किया ऐसे मानूंगा मैं? 90,000 में। 1 लाख का सेल अमाउंट डिसाइड हुआ है मान लो शेयर्स का या फिर डिबेंचर का, और ब्रोकरेज 1,000 का लगा, तो इन्वेस्टमेंट मैंने इनडायरेक्टली बेचे कितने में? 99,000 में। तो नेट ऑफ एक्सपेंस लेना ही है, इसको ही एनआरवी बोलते हैं हम लोग। इसको ही क्या बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपके हाथ में कितना आ रहा है ब्रोकरेज माइनस करके? 99,000। क्लियर है क्या? ये बात आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं। अब आ गया देखो ये पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कौन बोलता है ऐसे? ES 13। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट के केस में ऑलवेज रिमेंबर, अभी ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इंटर में आ गए हो आप लोग। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? तो P&L क्रेडिट हो, प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो P&L हमेशा क्रेडिट होता है, P&L अकाउंट। प्रॉफिट के केस में P&L अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है ना? तो बिंदास P&L को क्रेडिट करो। डेबिट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये क्या चक्कर है सर? ध्यान से सुनो दोस्तों,
ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट निकालने के बाद आपको समझ में आ ही जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है मोस्टली। क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट कभी क्रेडिट बैलेंस दिखा सकता है? गधे जैसा अकाउंटिंग करोगे तो कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा, करेक्ट है कि नहीं? इम्पॉसिबल है क्रेडिट बैलेंस आना। हाँ, अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आप बेचते हो 1,20,000 में, तो बाय बैंक आएगा कितना यहाँ पे? 1,20,000। तो आप बोलोगे कि सर आ गया ना क्रेडिट बैलेंस। बेटा ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये अकाउंट तुमने कंप्लीट नहीं किया है, क्लोज इट। इन्वेस्टमेंट में 20,000 का फायदा दिख रहा है, फायदा जाएगा कहाँ पे? पी एंड एल। तो एंट्री कैसे पढ़ेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो फायदे के केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट एंट्री होती है, एंड लॉस के केस में पी एंड एल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। उल्टा हुआ, मान लो इन्वेस्टमेंट मैंने 80,000 में बेचा, तो मुझे ये डिफरेंस इस साइड में मिलेगा। ये कहाँ पे भेजूंगा? पी एंड एल में। तो लेजर बनाने के लिए बोला जाता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको मिल ही जाता है, यू डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी आपको दिमाग लगाना है कि प्रॉफिट के केस में पी एंड एल शुड बी क्रेडिटेड, लॉस के केस में पी एंड एल शुड बी डेबिटेड, खत्म। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, सीए इंटर में आए हो, जागरूक रहना है हमें हमेशा। रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा मिला या मिलने वाला है? मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एंड किसका पैसा मिला है? इंटरेस्ट इनकम का, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, खत्म। बट पैसा मिलते समय कभी कभार ऐसा होता है, ये बात आपको झेपेगी क्या? ध्यान से सुनना। हमारा ये अभी जो डिस्कस किया था एक्स एंड ए का एग्जाम्पल याद है ना आपको? हाँ, तो मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा? 1 अप्रैल 23 को, करेक्ट है कि नहीं? कितने रुपए में खरीदा? जान दो रुपए का क्या, 300 यूनिट खरीदे, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। अब मान लो इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, अब इसके पास इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स में यहां पे मेंशन करता हूं, कौन से इंटरेस्ट पेमेंट डेट? 30th जून एंड 31st दिसंबर। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस एक 15-20 मिनट और, ओके? उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद अगले सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसमें ये सारी बातें रिपीट होने वाली है, ओके? अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कंसेप्ट का उपयोग करना है। सब लोग जाग रहे हो क्या? हाँ, 1 अप्रैल को 300 यूनिट खरीदे, करेक्ट है। अब मान लो फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिस्टर ए अप्रैल टू मार्च है, कौन सा है? अप्रैल टू मार्च। बात पकड़ में आ रही है? फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिस्टर ए इज अप्रैल टू मार्च। अब देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे दिखेगा। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाता हूं, चलेगा क्या? ये कौन सा कॉलम है? इंटरेस्ट का कॉलम पहले ड्रॉ करेंगे, ओके? एंड ये इन्वेस्टमेंट है। फर्क समझ में आ रहा है ना? ये इंटरेस्ट का कॉलम है और ये इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखता हूं, ठीक है? चलो, खरीदने की एंट्री क्या मारी हमने? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक्स इंटरेस्ट प्राइस वाला एग्जांपल लेते हैं, चलेगा ना? 29,400। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750, बराबर है ना? ये डेबिट साइड है नालायको, अभी ये नहीं समझा तो रिवीजन की सख्त जरूरत है आपको, फाउंडेशन की। एंट्री को पोस्ट करना नहीं आता आपको। इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट कॉलम में लिखना है, ये डेबिट साइड का कॉलम है, डेबिट साइड का कॉलम। ये इंटरेस्ट का डेबिट साइड, इंटरेस्ट भी डेबिट हुआ ना आपके एंट्री में, तो इंटरेस्ट के डेबिट साइड में आएगा। ये इंटरेस्ट डेबिट हो गया अभी टू बैंक। वापस से पूछता हूं, क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ? नो। बैंक अकाउंट में जाओ, बैंक के क्रेडिट साइड में लिखो बाय इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट। बात पकड़ में आई क्या? लेजर पोस्टिंग भी बता रहा हूं, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। फाइन, आई होप आपको समझ में आया। ये पोस्टिंग किया मैंने,
लोग, कुछ कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कहां से यहां पे आए हो भाई। डायरेक्ट एंट्री के केस में भी ये समझ में आना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग इट? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू से फालतू क्वेरी पूछो, ओके कोई बात नहीं है, फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब अगला ट्रांजैक्शन कब होगा? देखो ना, कैलेंडर ओपन करना है यार, ऐसा एक मस्त लाइन ड्रॉ करना है। मैंने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदा, फिर आगे का, आगे कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? सर मिस्टर ए ने खरीदा, बस हो गया, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा। कौन से तारीख को? 30 जून 23 को मिलेगा, पैसा बैंक में आएगा। बोलो हाँ या ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का मिलेगा बेटा? 1 जनवरी 23 से 30 जून का, यानी 1500 रुपए मिलेंगे। वापस से कैलकुलेशन करके दिखाऊं या समझ में आ चुका है? 1500 रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500। कितना स्मार्ट अकाउंटिंग तरीका है देखो। अब टेक्निकली सोचो, ये 1500 आपका इनकम है क्या? नहीं ना। ए का इनकम कितना है इसमें से? 1 अप्रैल से 30 जून तक का ही इसका इनकम है, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट ही इसका इनकम है, यानी 750 रुपए ही इनकम दिखना चाहिए था। तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहा हूं 1500 से? करो बिंदास, अपने आप सब इफेक्ट एडजस्ट हो जाते हैं। बाय बैंक हाउ मच? कौन से कॉलम में? इन्वेस्टमेंट कॉलम में या इंटरेस्ट कॉलम में? हाँ, तो ये भी जानना जरूरी है। 1500 रुपए। अब देखो दोस्तों, नलायको ध्यान दो, 1500 रुपए आपको मिले, आपने इनकम दिखा दिया बिंदास। ये आपका इनकम नहीं है, 750 ही इसमें से आपका इनकम है। तो बेटा देखो, अपने आप एडजस्टमेंट हो रहा है। 1500 में से जाएंगे 750, बचेंगे 750, जो जाएंगे पी एंड एल अकाउंट को, अभी नहीं, ईयर एंड को। करेक्ट बोला मैंने? बात पकड़ में आई क्या? ये सब अपने आप हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट मिलने पे आपको बिंदास क्या एंट्री मारनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यू डोंट हैव टू थिंक कि 1500 में से 750 मेरा है। जो 750 दूसरे का था ना, वो आपने परचेस के वक्त ही पे किया था, और वो इंटरेस्ट अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। तो यू डोंट वरी, अपने आप बैलेंसिंग में सब इफेक्ट एडजस्ट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे, ये पढ़ाना ही नहीं था मुझे, ये एक्स्ट्रा हो गया डिस्कशन। यहां से आगे कब होगा ट्रांजैक्शन? कैलेंडर ओपन कर लो, मोबाइल में जरूरत पड़ती है तो। 30 जून के बाद अगला ट्रांजैक्शन। ए ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, बस दैट्स इट, बेचा बीचा कुछ नहीं है, ये सालों साल रखने वाला है। आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो बताओ अगला ट्रांजैक्शन कब होगा? 31 दिसंबर 23 को। अब ये कौन से पीरियड का इंटरेस्ट मिल रहा है? जून से दिसंबर 23, ये इसी फाइनेंशियल ईयर का है। यस। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा? अगेन 1500 का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने का ब्याज 1500 ही आता है, कैलकुलेट करके देख लो। 300 यूनिट इंटू 100 रुपए इंटू 10% इंटू 6/12, 1500 ही आएगा। वापस से यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या एंट्री मारूंगा? बाय बैंक। कितना? 1500। चलो, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 23 को। क्या इस दिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी लगता है आपको? क्योंकि अगला इंटरेस्ट तो अभी डायरेक्टली कब मिलेगा? 30 जून 24 को मिलेगा। अरे सॉरी, ये 24 करना है क्या? हाँ, बड़े चिंतित हो जाते हो आप लोग। 24 अगला इंटरेस्ट तो आपको 30 जून 24 को मिलना पड़ेगा। तो क्या मैं लेजर अकाउंट क्लोज कर सकता हूं? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, इंटरेस्ट एक्रूड है बेटा। आपको 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिला है, अगले 3 महीने का इंटरेस्ट आपको आपने अर्न किया है क्या? क्या मिस्टर ए ने इन 3 महीनों का इंटरेस्ट अर्न किया है? यस। अर्निंग इज इंपॉर्टेंट, रिसिप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। विच कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है दोस्तों? इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। AS 9 भी यही बोलता है, इंटरेस्ट शुड बी अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, बट कंपनी के नियमों के अनुसार कब मिलेगा? 30 जून को।
आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों ये 3 महीने का इंटरेस्ट 750 रुपए आता है क्या? ये मिला नहीं है, फिर भी मुझे इनकम दिखाना है। कौन सा कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री? ओके, 1 2 3 4 आपने फाउंडेशन किया है। ओके, डू यू नो एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? ओके, आज एक काम करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, आप बाकी लोगों को पूछोगे। हाँ, कोई मतलब ऐसा नहीं है, आप इनको पूछिए, ये बताएगी एक्रूअल क्या होता है। आपको आता है ना? हाँ, आपको इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं पूरा एक्रूअल कंसेप्ट फाउंडेशन में अगर आप देखते ना, तो मैं एक्रूअल के लिए कितने 1-2 घंटे तो बोलता हूँ पूरे बैच के ड्यूरेशन में। हाँ, अभी मैं 2 घंटे नहीं बोल सकता, बराबर है? तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है वो आज आपको इनको पूछना है। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है ना? जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई होगा जिसने एक्रूअल क्या है बताया होगा। समझ में लेना है वो कंसेप्ट, जितना जल्दी उसको समझोगे उतना बेहतर है। अभी मैं ट्राई करता हूं बताने का, ठीक है? अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर एक पीरियोडिसिटी कंसेप्ट नाम का एक कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर हम डिसाइड करते हैं। एटलीस्ट ये तो पता है आपको, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को, मान लो 1 अप्रैल 23 एंड खत्म होता है 31 मार्च 24 को। आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? थोड़ा सा आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस सालों साल चलेगा, तो हम पूरे बिजनेस पीरियड का एक ही फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करो, ब्रेक्स ले लो। तो हर 12 महीने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो 12 महीने का पीरियड क्यों आया? क्योंकि मेजॉरिटी लॉज इन इंडिया डिफाइंस फाइनेंशियल ईयर एज 12 मंथ्स पीरियड, जो शुरू होता है अप्रैल से खत्म होता है मार्च को। क्लियर है क्या? तो ये फाइनेंशियल ईयर एक बार डिसाइड हो जाने के बाद अगला सवाल आता है कि इसमें इनकम कौन से दिखाऊं मैं, इसमें इनकम कौन से दिखाऊं एंड एक्सपेंसेस कौन से दिखाऊं मैं। क्लियर है ना? पी एंड एल अकाउंट में इनकम कौन सा दिखाना है एंड एक्सपेंस कौन सा दिखाना है। अब ये कौन सा क्या है सर? जो इस पीरियड में इनकम होगा वो दिखाओ, लेकिन बेटा जो इनकम होता है वो रिसीव होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेल हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में किया, लेकिन पैसा अगले अकाउंटिंग पीरियड में आया, तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इस पीरियड में सेल की एंट्री मारूं या पैसा मिलने पे ही एंट्री मारूं। देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। हम कौन सा फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस। एंड कंपनी को कंपलसरी कौन सा फॉलो करना है? एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी शुड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल बेसिस। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू यू, कंपलसरी एक्रूअल। प्रोप्राइटरशिप होता ना तो कुछ भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉ नहीं है उनके लिए, ठीक है? हाँ, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? इनकम के बारे में एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि इनकम आप उस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको अर्न किया है। अर्न करना अलग बात है, रिसीव करना अलग बात है। अभी अपनी क्लास का एग्जांपल मैं जो हमेशा देता हूं वही दे रहा हूं वापस से। मान लो हमारी बैच, ये हमेशा सोचना पड़ता है, 25 मार्च 23 को शुरू होती है। पहले 7 दिन के लेक्चर जो है वो क्या है? डेमो लेक्चर्स है। मान लो यहां पे 25 मार्च को 100 स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या 25 मार्च को मैं 100 स्टूडेंट के पास से जो फीस आने वाला है वो बुक्स में रिकॉर्ड कर दूं? आंसर इज नो। देखो दोस्तों, मान लो इन 100 स्टूडेंट्स ने पूरा पैसा 1 तारीख को 25 को ही दे दिया, मतलब उनको इतना टीचिंग पसंद आया कि चलो सर फीस भर के ही जाते हैं हम लोग यहां से। फिर भी मैं 25 मार्च को ये इनकम नहीं दिखाऊंगा, मैं बस क्या दिखाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू एडवांस फीस अकाउंट दे दूंगा। मैं मतलब इनकम अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करूंगा, इसको मैं लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। समझ में आ रही है क्या बात? बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू एडवांस फीस अकाउंट कर दूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि मैंने 25 मार्च को ये इनकम अर्न नहीं किया है, रिसीव किया है बट मैंने अर्न नहीं किया है। अब ये सर क्या चक्कर है, अर्निंग एंड रिसिप्ट एक ही होता है? नहीं,
अर्निंग मतलब वो पैसा राइटफुली आपका हो गया है, मिला है नहीं मिला है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे मुझे मिला है बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये अर्न नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम 7 दिन का प्रॉमिस करते हैं। ये 7 दिन खत्म कब होता है? 31 को 6 दिन खत्म हो गए, बराबर है क्या? 25, 26, 27, 28, 7 दिन 31 को ही खत्म होते हैं क्या? हाँ। तो 1 अप्रैल को जो भी स्टूडेंट क्लास में आएगा उसके पास से मैं राइटफुली पैसे मांग सकता हूं। तो बोलो हाँ या ना? 31 मार्च तक मैं पैसे नहीं मांग सकता। फिर भी बच्चों ने पूरे 100 के 100 बच्चों ने फीस दे दी मान लो, तो भी मैं इसको सेफ रखूंगा, इसमें से 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, इसको मैं इनकम ट्रीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मान लो 31 मार्च को सब लोग आके बोलते हैं कि सर क्या घटिया पढ़ाते हो, पहले दिन तो बहुत अच्छा पढ़ा है, हमने जोश में आके होश खो बैठे, सारी फीस भर दी, और आज उसके बाद पैसा मिलने के बाद तो आपका रंग बदल गया, आप तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो, बस यहाँ पे आते हो, पढ़ के दिखाते हो और जाते हो। ये तो हम घर में भी कर सकते हैं, पूरा पैसा वापस दे दो। 31 मार्च को पैसा मांगेंगे 100 बच्चे, तो मुझे वापस करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, 7 दिन डेमो लेक्चर्स फ्री है। तो 31 को सारा पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, वापस से एंट्री मारनी पड़ेगी, एडवांस फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थैंक गॉड मैंने इसको क्लास फीस नहीं समझा, नहीं तो अगर 100 बच्चों का फीस मैंने क्लास फीस समझा होता तो मैं बहुत खुश होकर क्या करता, एक नई गाड़ी बुक कर लेता। 26 तारीख को नई कार से आता मैं यहाँ पे, और 31 तारीख को कार के साथ मुझे मेरा किडनी भी बेचना पड़ता। बोलो हाँ या ना? सिंपल है। यानी इनकम रिकॉग्नाइज तब तक मत करो जब तक आप उसको कमाते नहीं हो। अर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। बहुत बार बोलते हैं ना हम लोग, रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी है, रिसीव नहीं होती, वो अर्न करना पड़ता है, बट वो अलग है, जान दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, रिसिप्ट हुआ नहीं हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनकम मैंने कमाया ना तो मैं अर्न करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा बुक्स में। मेरा इनकम अकाउंट में क्रेडिट कब करूंगा? अर्निंग पे। मिला है नहीं मिला है वो बाद में देखेंगे, मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो भी अच्छी बात है। आर यू ऑल गेटिंग इट? मान लो एक भी बच्चे ने फी नहीं पे की है 100 स्टूडेंट में से, 1 अप्रैल को सब के सब नालायक यहां पे आके बैठे हैं। पहला काम क्या करूंगा? क्लास खत्म होते ही जाऊंगा, बुक्स में एंट्री मारूंगा, सबके नाम लूंगा और सबका अकाउंट ओपन करूंगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्लास फीस अकाउंट, इनकम दिखा दूंगा। अब मान लो कोई यहां से बाहर निकलते समय फी पे नहीं करता है, तो मैं खड़ा रहूंगा दरवाजे पे, हर एक को पूछूंगा फीस। इसको बोलते हैं मैंने इनकम अर्न किया। मैं पूछ सकता हूं ना, अभी मैं आपको पूछ सकता हूं क्या मेरी फीस? तो आप बोलोगे सर पागल हुए हो क्या, 7 दिन रुको ना, क्या इतनी गड़बड़ है, पैसा 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 कितना करोगे? समझ में आ रहा है क्या? अर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्निंग एंड रिसिप्ट में फर्क समझ लो। 1 अप्रैल हुआ बेटा, मैंने अर्न किया है, 1 अप्रैल को जो भी आएगा फीस भरेगा, देखो बात खत्म। नहीं तो मैं क्लास में बैठने को नहीं दूंगा आपको, ये रूल है क्लास का। अगले दिन मैं निकाल सकता हूँ क्लास में से बाहर, आपको बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अर्नड इट। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो मैं एंट्री मारूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, मैं इनकम दिखा दूंगा। मतलब मेरे पूरे 100 बच्चों की फी कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगी? 23-24 में, ना कि 22-23 में। अगर मुझे पैसा 22-23 में भी मिलता ना, तो भी मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही इसको रिसीट दिखाता, सेल रिसीट, सेल इनकम, आई मीन टू से। सेल इनकम कब दिखाता? 23-24 में। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझ लो दोस्तों, टाइम भी कम वक्त, बहुत घटिया चीज है। मैं थोड़ा सा लेक्चर एडजस्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे, अभी छोड़ता हूँ मैं डेमो लेक्चर से। बाद में मान लो कोई कंसेप्ट आधा अधूरा रहता है तो 1 बजे तक मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, और वहां से मैं 45 मिनट्स का ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, टाइम ब्रेक का टाइम कम नहीं करेंगे, ऐसे घूर घूर के मत देखो। ठीक है, क्या है अभी देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और टाइम भी हो चुका है। अभी मैं बीच में छोड़ूंगा तो वापस से वो प्रवचन शुरू करना पड़ेगा। रुको, अभी 31 दिसंबर 23 को दोस्तों, 31 दिसंबर 23 को ब्याज मिला था आखिरी। उसके बाद कब मिलेगा? 30 जून 24 को मिलेगा। तो सवाल यह है, अभी आप डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे आंसर करेंगे, ये पूरे 6 महीने का ब्याज कब मिलेगा? 30 जून को, यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 24-25 में।
और मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 31 मार्च 24 को जो खत्म हो रहा है वो कौन सा है? 23-24। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 24-25 में पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पीरियड जरा बताओ, कौन से पीरियड का ब्याज है वो? 1 जनवरी 24 से 30 जून 24 का ब्याज है वो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मेरा ये जो 6 महीने का ब्याज है उसमें से 3 महीने का ब्याज 1/1/24 से 31 मार्च 24 तक का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है। समझ में आ रही है क्या बात? एंड उसके आगे का यानी 1/4/24 से 30 जून 24 का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ब्याज है। तो जब 6 महीने का ब्याज मिलेगा तभी मैं उसको इनकम दिखाऊं, या उसमें से 3 महीने का आज ही मुझे इस 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा? 31 मार्च 24 को क्या आपने इन 3 महीनों का ब्याज अर्न किया है? क्या कंपनी में जाके आप बोल सकते हो कि ये 3 महीने का ब्याज हमारा है, हमें दे दो? बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन कंपनी क्या बोलेगी? चलो बाहर निकलो, कब देंगे? 30 जून को देंगे। तो जब वो 30 जून को देंगे इसलिए मैं अकाउंटिंग 30 जून को करूं क्या? आंसर इज नो। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जब कमाते हो ना तभी रिकॉर्ड कर लो, मिलने वाला है ऐसा रिकॉर्ड करो। मिला नहीं आपको, मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता एंड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होता। यानी ये 3 महीने का ब्याज कौन से पीरियड का? 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24 का, जो इस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करता है, वो इसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। इफ यू हैव अर्नड इट, हैव यू अर्नड इट? यस, मेरा पैसा कंपनी में लगा हुआ है, कंपनी हर साल आपको ब्याज दे रही है 10% का, तो 3 महीने का ब्याज आपको मिलेगा। कब मिलेगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में। बट फिर भी इसमें इस फाइनेंशियल ईयर का है कि नहीं है वो? तो है ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट किसी भी हालत में आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। 3 महीने का ब्याज होता कितना है? 750। तो बेटा 750 से इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि डेबिट कौन सा करूं? बैंक डेबिट करूं? बेटा बैंक में पैसा आया ही नहीं है, कब आएगा? 30 जून को। तब तक के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो। कौन सा? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। अभी आपको डायरेक्ट एंट्री वालों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखो, एक्रूअल बोला तो समझ में नहीं आया, एंट्री बोला सर आता है, या वो भी नहीं आता है। समझ में आया? डायरेक्ट एंट्री वालों थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा उठानी है। ओके, याद रखना, ये फाउंडेशन बेचारे करके जो आए हैं, आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो। इट डजेंट मैटर व्हेन यू डिसाइड, इट डजेंट मैटर। फाउंडेशन की तैयारी आपने करी थी? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा ही नहीं, डायरेक्टली बीकॉम के बाद यहाँ पे आए हैं? अच्छा, आपको स्पेशल मेहनत करनी है। हाँ, फाउंडेशन एटलीस्ट क्लासेस किए थे, 1-2 अटेम्प्ट दिए थे, हुआ नहीं, एटलीस्ट आपने एक बार गो थ्रू तो किया है सिलेबस से, ठीक है। बट ये बेसिक्स है अकाउंट्स के, अब इसमें मैं ज़्यादा खींच नहीं सकता इंटर लेवल पे। फिर भी अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो आप लोग क्लासेस खत्म होने के बाद मुझे मिल सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर है क्या? ये आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है पूछना के। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं सारी चीजें एक्सप्लेन करने का। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 750 टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्लियर है क्या दोस्तों? अब ये इंटरेस्ट 750 रुपए का कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तब तक ये बैलेंस कहां पे दिखाएंगे हम लोग? एसेट में दिखाएंगे। ओके, तो इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी ना उसमें एसेट में 750 रुपए आने हैं ऐसा दिखाऊंगा मैं। और ये इंटरेस्ट इनकम कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट को। तो यहां पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। कौन से कॉलम में? इंटरेस्ट कॉलम में। बराबर बोला ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ मेरा? 1500 प्लस 1500 3000, 3750 टोटल हुआ ये। 3750 में से ऑलरेडी मैंने 750 पे कर रखा था, तो मेरा इस साल का इनकम है 3000 रुपए। ये कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट को। ठीक है, तो इस साल का अकाउंटिंग इस प्रकार से क्लोज करना है। मुझे मतलब बताना क्या था, ये एक्रूअल की एंट्री आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद से करनी पड़ती है। इसके लिए आपको एक्रूअल कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हर क्वेश्चन में इसको डिस्कस करने वाले हैं और इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाने वाला हूं, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलेंगे कितने बजे?
अभी 12:50 को दिया तो 1:35 ओके। मस्त खाना खाओ, 10 मिनट का पावर नैप ले लो।